हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे शिवाजी के बारे में। मित्रों, इंडियन हिस्ट्री में शिवाजी का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिवाजी के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। शिवाजी के प्रशासन के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण अष्टप्रधान जो उनकी संस्था थी जिसके द्वारा उनको प्रशासन में बहुत ही सहायता की जाती थी, उसके बारे में हमने पूरे विस्तार से जाना। उन्होंने जो मंत्रियों को 8 विभागों में बांट रखा था, मंत्रियों को 8 विभाग जो उन्होंने प्रशासन के सौंप रखे थे। मित्रों, कुछ वो व्यवस्था आज वर्तमान में भी हमारे द्वारा भारत का प्रशासन चलाने के लिए अपनाई जाती है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि शिवाजी का जो इतना बड़ा मराठा क्षेत्र था उसको कितने पार्टों में शिवाजी ने बांट रखा था और वहाँ के जो प्रमुख थे, शिवाजी ने अलग अलग व्यक्तियों को बना रखा था, उनके क्या नाम थे। क्योंकि अक्सर आजकल जो परीक्षाएं होती है उनमें साधारण प्रश्न ना पूछकर मित्रों मराठा जो टॉपिक है उससे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्षेत्र और क्षेत्र के जो प्रांतपति थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, जानते हैं अब मराठा क्षेत्र के बारे में। मित्रों, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से शिवाजी ने अपना जो क्षेत्र था मराठा क्षेत्र उसको 4 पार्टों में विभाजित किया। मित्रों, ऊपर का जैसे उत्तरी क्षेत्र था, इधर जो क्षेत्र था उसका नाम था दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मित्रों, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र था और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में इधर जब हम इसके नीचे आते हैं इस टाइम में यहाँ पे, तो ये पूरी तरह दक्षिणी था, ये दक्षिणी पूर्वी था और ये दक्षिणी क्षेत्र था। और मित्रों, इधर जो था वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र था। क्योंकि मित्रों मराठा जो क्षेत्र था, मराठों का जो राज्य था वो भारत के दक्षिण में था, दक्कन का प्रदेश जिसे हम कहते हैं, यहीं पर मराठों का शासन था। तो यहीं पर जो शासन करते हुए शिवाजी ने अपने जो क्षेत्र था, जिस पर उनका राज्य था, जिस पर उन्होंने अधिकार किया था, उसको 4 क्षेत्रों में बांटा। उत्तरी क्षेत्र मित्रों, ये जो बम्बई के ऊपर का जो पार्ट है वो मराठा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और इसके अंदर सूरत और सलेर के दुर्ग आते थे। मित्रों, सूरत व सलेर के दुर्ग, ये 2 क्षेत्र जो थे वो मराठा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, सलेर दुर्ग। और इसका जो मित्रों आपको अलग से बताती हूँ मैं, इस मैप में आपको समझ नहीं आएगा। और अलग से मैं आपको उत्तरी क्षेत्र के बारे में बताती हूँ कि मान लीजिए ये उत्तरी क्षेत्र था और इस उत्तरी क्षेत्र में जो बम्बई के उत्तर का जो क्षेत्र था, बम्बई के ऊपर का जो पार्ट था वो शिवाजी के प्रशासन में शामिल था, शिवाजी के क्षेत्र में शामिल था। और इसमें मित्रों सूरत और सलेर के जो दुर्ग थे वो शिवाजी के अधिकार के अंतर्गत आते थे। और मित्रों, यहाँ का प्रशासन जो संभालने वाला जो प्रमुख था उसका नाम था मीरो त्रयंबकम पिंगले। क्या नाम था? मीरो त्रयंबकम पिंगले। इस व्यक्ति द्वारा इस उत्तरी जो क्षेत्र था मराठा क्षेत्र, सूरत और सलेर दुर्ग जो थे उसकी जो है रक्षा की जाती थी, उनका प्रशासन संभाला जाता था। मित्रों, इसमें एक क्षेत्र और पूना भी शामिल था। इसमें 3 क्षेत्र शामिल थे, सूरत, सलेर का दुर्ग और पूना। ये 3 जो क्षेत्र थे मित्रों, ये मराठा क्षेत्र के उत्तरी पार्ट में शामिल थे। इसके बाद जानते हैं हम मित्रों दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो मित्रों मैंने आपको बताया कि इस तरह से था दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और ये था दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मित्रों यहाँ का जो प्रमुख था उसका नाम था दत्तोजी पंत। दत्तोजी पंत। मित्रों, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको ये जो प्रमुख मैं बता रही हूँ मराठा क्षेत्र के जो 4 पार्ट हैं उनके जो प्रमुख हैं इनके नाम आपको याद करने होंगे क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र था इसके जो अंदर जो क्षेत्र थे, मराठा जो जगह थी जो मराठा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी उनमें था सतारा, सांगली, सांगली और कोल्हापुर। ये जो 3 क्षेत्र थे ये मराठा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, मराठा राज्य के अंतर्गत आते थे और ये मराठा जो साम्राज्य था उसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से थे। अब मित्रों जानते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी जो पार्ट है मराठा राज्य का उसके प्रमुख कौन थे और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे।
मित्रों इसका जो दक्षिणी पश्चिमी पार्ट था मराठा क्षेत्र का, उसकी जो प्रमुख थे उनका नाम था अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो ये कौन थे? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख थे। और मित्रों इस जो दक्षिणी पश्चिमी जो पार्ट था मराठा क्षेत्र का, उसके अंदर दो जो स्थान थे वो आते थे कोंकण। कोंकण ये वही तट है मित्रों जो गुजरात से ये इधर गुजरात से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद बम्बई तक, ये हम कोंकण तट कहते हैं इसको। कोंकण और कोंकण व जो समुद्री तट था इस साइड का, वो मित्रों इनके दक्षिणी पश्चिमी राज्य के हिस्से थे। कोंकण मित्रों गुजरात के तट को कहते हैं और उसके नीचे का जो कर्नाटक तक का समुद्री तट था वो शिवाजी के अधिकार क्षेत्र में था और शिवाजी के दक्षिणी पश्चिमी जो प्रांत है उसका हिस्सा था। और उसके जो प्रमुख थे मित्रों वो थे अन्नाजी दत्तो। इसके बाद हम जानते हैं फ्रेंड्स जो इनका दक्षिणी प्रांत था। दक्षिणी प्रांत मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो नीचे का जो दक्षिण में जो प्रांत था शिवाजी के प्रशासन का, शिवाजी के जो जीते हुए प्रदेश थे या उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो था जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र। ये इनके दक्षिणी प्रांत क्षेत्र का हिस्सा था। जिंजी व उसके आसपास का क्षेत्र, जिंजी व उसके आसपास का क्षेत्र। जिंजी मैंने आपको बताया मित्रों जिंजी में इन्होंने जो नौसेना थी वहाँ पर विकसित की थी शिवाजी ने जिंजी में। और जिंजी के जो वहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी थे उन्हें हराने का उन्होंने प्रयास भी किया और उनके साथ इन्होंने युद्ध भी किया था शिवाजी ने और जिंजी पर अधिकार करने का भरसक प्रयास किया। और मित्रों यहाँ जो जिंजी व उसके आसपास के जो क्षेत्र थे ये इनके दक्षिणी प्रांत में आते थे और यहाँ का जो प्रमुख था वो था रघुनाथ पंत। क्या नाम था उसका? रघुनाथ पंत। मित्रों ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें नोट करें और याद करें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहेंगे और परीक्षा में इनके द्वारा इनसे सवाल बनने की पूरी जो है चांस बने रहते हैं। मित्रों अब हम जानते हैं शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। मित्रों भू राजस्व से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भूमि से जो उन्हें राजस्व प्राप्त होता था उसके बारे में जानना है हमें। तो विस्तार से जानते हैं कि शिवाजी के काल में अन्नाजी दत्तो एक व्यक्ति थे। ये मित्रों अन्नाजी दत्तो वही हैं जो शिवाजी के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत के प्रमुख भी थे और इनके द्वारा ही अन्नाजी दत्तो द्वारा ही शिवाजी के काल में मराठा क्षेत्र का जो भू राजस्व का जो कार्य है वो संभाला गया। अन्नाजी दत्तो द्वारा भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। मित्रों भूमि सर्वेक्षण से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण क्या होता है। इनके द्वारा जो है भूमि की माप करवाई गई, भूमि को मापा गया। राज्य की जो भूमि थी जिस पर कृषि होती थी उसकी माप करवाई गई और इसकी माप जो थी वो किस आधार पर की गई मित्रों? जरीब। मित्रों जब हम मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें भी हम जरीब के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों ये जो जरीब है ये भूमि नापने का एक साधन था मुगल काल में भी, लेकिन मुगल काल में जो जरीब की जो नाप थी वो अलग थी और मराठों द्वारा जरीब के अंदर मित्रों क्या माप रखी गई उसके बारे में जानते हैं। तो जरीब जो थी मित्रों इसे काठी भी कहा जाता था और इस काठी में 5 हाथ व 5 मुट्ठी लंबी होती थी। ये जरीब क्या होती थी? 5 हाथ वह 5 मुट्ठी लंबी होती थी। और ये जो जरीब जो होती थी मित्रों एक आप इसे कह सकते हैं कि एक लकड़ी की एक पट्टी होती थी और ये 5 हाथ 5 मुट्ठी लंबी होती थी। मित्रों इसको 20 काठी लंबी व 20 काठी चौड़ी जो भूमि है इसके द्वारा जब नापी जाती थी तो इसको 1 बीघा कहते थे। कोई भी भूमि जो मान लिया जाए कि ये जरीब है, हम इसे जरीब कहते हैं, लेकिन शिवाजी के टाइम में इस जरीब को काठी भी कहा जाता था जो भूमि नापने का एक आधार था। आप ऐसा मान लीजिए कि भूमि नापने की एक स्केल थी ये।
इसके द्वारा भूमि नापी जाती थी। और इसका जो नाप था मित्रों, ये कितनी होती थी, ये 5 हाथ 5 मुट्ठी की होती थी, 5 मुट्ठी लंबी होती थी और 20 काठी लंबी, यानी कि ऐसी एक जरीब जो 5 हाथ 5 मुट्ठी लंबी है, वो 20 जरीब जो है 20 जरीब लंबी और 20 जरीब चौड़ी जो भूमि होती थी, उसको 1 बीघा भूमि कहा जाता था। यानी कि भूमि की नाप जो थी वो कितनी थी, जरीब या काठी, जरीब या काठी द्वारा भूमि को नापा जाता था। जरीब या काठी द्वारा ही भूमि की लंबाई चौड़ाई ज्ञात की जाती थी। और 20 काठी लंबी और 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 बीघा कहा जाता था। मित्रों, 120 बीघा जो भूमि होती थी, 120 बीघा ये जो भूमि होती थी, इसको शिवाजी के काल में चावर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चावर। मित्रों, ये शब्द महत्वपूर्ण है। पेपर में ये शब्द यू के यू देकर हमसे पूछा जाता है कि शिवाजी के काल में हमसे यही पूछ लिया जाए कि 120 बीघा भूमि को क्या कहा जाता था, तो उसमें हमें ऑप्शन देख के बताना होगा। तो हमें ये शब्द जो है एक फैक्ट के रूप में याद करने होंगे कि 120 बीघा जो भूमि थी उसको चावर कहा जाता था। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चावर किसे कहा जाता था, तो 120 बीघा भूमि की जो नाप थी उसको चावर कहा जाता था। मित्रों, शिवाजी के काल में भूमि को 3 पार्टों में बांटा गया था। सबसे पहले तो उत्तम प्रकार की जो भूमि होती थी, दूसरे नंबर पर मध्यम प्रकार की भूमि आती थी और तीसरे नंबर पर निम्न प्रकार की भूमि आती थी। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि उत्तम का क्या मतलब था, मध्यम का क्या मतलब था और निम्न का क्या मतलब था। उत्तम जो उत्तम पैदावार करती हो ऐसी भूमि उपजाऊ भूमि, मध्यम जिस पर उत्तम से थोड़ा कम पैदावार होती हो और निम्न हो जिस पर बहुत कम पैदावार हो। शिवाजी के काल में भू राजस्व जो था वो 1/3 लिया जाता था। कितना मित्रों? 1/3। और सिंधी व अन्य जो स्थानीय कर थे उनको समाप्त कर दिया गया। और भू राजस्व जब इनको समाप्त कर दिया गया तो भू राजस्व जो है वो 2/5 लिया जाता था। मित्रों, कितना? 2/5। ये काफी महत्वपूर्ण है कि शिवाजी के काल में भू राजस्व कितना लिया जाता था। तो मित्रों, पहले तो 1/3 था, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा कि बढ़ाकर इन्होंने 1/40 भी कर दिया था, क्योंकि इन्होंने चुंगी वगैरह और जो कर थे वो किसानों से नहीं लिए थे। मित्रों, शिवाजी के काल में मुख्य रूप से रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो प्रचलित थी, क्योंकि शिवाजी की जो एक नीति थी महत्वपूर्ण कि इन्होंने सीधे किसानों से संपर्क स्थापित किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था के थ्रू ही ये जो नीति थी इनकी सफल हो सकती थी, क्योंकि इस किसानों से सीधा संपर्क करना चाहते थे। जमींदारी व्यवस्था भी शिवाजी के काल में मित्रों मौजूद थी। इस टाइम में मित्रों 2 तरह के किसान थे, एक का नाम था मिरासदार और दूसरा जो किसान था वो था उपरी। मित्रों, ये मिरासदार जो किसान थे ये अपनी खुद की भूमि पर खेती करते थे, उनको मिरासदार कहा जाता था। और जो दूसरे की भूमि यानी कि जो बटाईदार किसान होते थे वो दूसरे की भूमि पर कार्य करते थे, उन्हें उपरी कहा जाता था। मित्र, 12 बलूते जो थे वो ये एक नाम था कि 12 बलूते किसे कहा जाता था। 12 बलूते मित्रों, ये जो 12 बलूते हैं ये शिल्पियों को कहा जाता था। 12 बलूते ये एक नाम है, इसको कहा जाता था मित्रों जो शिल्प का कार्य करते थे, शिल्पी, उनको 12 बलूते कहा जाता था। ये 12 अलूते जो होते थे मित्रों ये एक सेवक के रूप में होते थे और काम के सेवक के रूप में कार्य करते थे। मित्रों, शिवाजी के काल में अन्य भी राजस्व के साधन थे, जिनमें सबसे पहले जानते हैं चौथ के बारे में। मित्रों, काफी महत्वपूर्ण है कि मराठा प्रशासन और पड़े और वहाँ चौथ और स्वदेश मुखी का जिक्र न हो तो मराठाओं के बारे में पढ़ना अधूरा ही रहता है। मित्रों, ये चौथ जो थी ये किसी भी राज्य का जिस पर ये
पड़ोसी राज्य पर मराठाओं द्वारा नियंत्रण किया जाता था, उससे 1/4 जो था उनकी राजस्व का भाग जो है उनसे वसूला जाता था पड़ोसी क्षेत्र से। तो मित्रों ये चौथ जो है इसको मराठा प्रशासन में जो चौथ प्राप्त होती थी राजस्व के रूप में, इसको 4 पार्टों में बांटा जाता था मित्रों। तो ये 4 पार्ट कौन कौन से थे? इसमें थी बबती, दूसरी थी सहोत्रा, तीसरी थी नाडगुंडा और चौथा जो पार्ट था मित्रों वो था मोकासा। तो मित्रों ये जो चौथा पार्ट था मोकासा और बबती, इनके बारे में मित्रों एक एक करके मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने चौथ को 4 पार्टों में बांटा था। मित्रों इसमें इन्हें जो चौथ प्राप्त होती थी उसमें ये बबती यानी कि जो 25% जो भाग होता था चौथ का उसको बबती कहा जाता था। और बबती का मित्रों राजा के लिए होती थी 25%। ये किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था और इसको ही क्या कहते थे? बबती कहा जाता था। बबती जो राजा को जो पार्ट दिया जाता था चौथ का 25%, उसको बबती कहा जाता था। उसके बाद मित्रों जानते हैं कि चौथ का जो सहोत्रा जो पार्ट था वो किस लिए था, उसको क्या किया जाता था उसको? तो ये चौथ का 6% पार्ट था, 6% पार्ट। और ये पंत या सचिव को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? पंत या जो राज्य का हमने प्रशासनिक जो अधिकारी पढ़े मराठा साम्राज्य में, उसमें एक सचिव भी था मित्रों और उसको राज्य की जो ये चौथ राजस्व था उसका 6% जो पार्ट था वो सचिव को दिया जाता था और इसे ही सहोत्रा कहा जाता था। अब मित्रों जानते हैं नाडगुंडा के बारे में। मित्रों ये नाडगुंडा जो थी वो आय का 3% थी और ये राजा की इच्छा पर थी कि राजा इसका कैसे यूज करता है अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने में या राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए। तो ये जो पार्ट था वो राजा की इच्छा पर छोड़ दिया गया और एक किस्म से मित्रों ये राजा का ही पार्ट था जिसको नाडगुंडा कहा। और चौथ का एक हिस्सा होता था 3% जो राजा के लिए होता था, राजा को ही दिया जाता था। इसके बाद मित्रों जानते हैं मोकासा या इसको मोकास भी कहते हैं। ये मोकास था चौथ का 6%। और मित्रों ये मराठा सरदारों को दिया जाता था। इसमें मराठा जो सरदार थे इसके द्वारा घुड़सवार सैनिक रखने का उनको प्रावधान था, यानी कि 66% भी इसको कह 66% था मित्रों। ये 6% नहीं था, ये था कितना? 66%। और ये 66% मराठा सरदारों को दिया जाता था। मराठा सरदारों को चौथ का 66% भाग दिया जाता था घुड़सवार सैनिक रखने के लिए, घुड़सवार सैनिक रखने के लिए। तो मित्रों इस तरह जो था ये मतलब जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसको 4 पार्टों में बांट के और उससे की राज्य की जो प्रगति है उसमें लगाया जाता था। भूमि कर के अलावा मित्रों आय का प्रमुख स्रोत चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। इसकी जो मैं आपको बता चुकी हूँ मात्रा राज्य की 1/4 भाग होती थी आय का। चौथ के बदले मराठा जो है वो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने का उनसे वचन देते थे, आक्रमण नहीं करने का वचन उनको देते थे। मित्रों अब जानते हैं स्वदेशमुखी के बारे में। मराठा जो स्वदेशमुखी वसूलते थे वो उनको अपना कर्तव्य लगता, उनको अपना फर्ज लगता था, पैतृक अधिकार लगता था कि स्वदेशमुखी जो वसूलना है वो तो हमारा पैतृक अधिकार है। स्वदेशमुखी मित्रों ये स्वदेशमुखी क्या था, किस तरह का कर था? तो मित्रों ये भी जो है पड़ोसी जो राज्य होते थे और उनसे वसूला जाता था। कितना? उस राज्य की आय का 1/10, उस राज्य की आय का 1/10वां भाग जो होता था उसको स्वदेशमुखी कहते थे और ये जो है मराठों द्वारा वसूला जाता था। ये भी किस लिए था मित्रों? ये भी उस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मराठों द्वारा
उस प्रदेश से वसूला जाता था। अब मित्रों जानते हैं शिवाजी के सैन्य प्रशासन के बारे में। तो सैन्य प्रशासन में मित्रों शिवाजी के द्वारा उसको दो पार्टों में बांटा गया था। पहला था, एक था घुड़सवार सैनिक और दूसरे होते थे मित्रों पैदल सैनिक। तो ये जो पैदल सैनिक थे मित्रों, इनको पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाइक। और घुड़सवार जो सैनिक संगठन था उसको पागा कहा जाता था। मित्रों पागा भी जो थे घुड़सवार, ये दो प्रकार के होते थे, जैसे बारगीर और सिलेदार। मित्रों बारगीर जो थे, इन्हें राज्य की तरफ से जो घोड़े हैं वो राज्य की तरफ से दिए जाते थे। इनको जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी राज्य की तरफ से दिए जाते थे। मित्रों बारगीर जो है संपूर्णतः राज्य पर निर्भर थे, लेकिन सिलेदार जो है वो अपने घोड़े लेके आते थे, अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते थे, अपने घोड़े व अस्त्र शस्त्र लेकर आते थे। इस तरह शिवाजी का जो सैन्य प्रशासन था वो दो पार्टों में बटा हुआ था। मित्रों बारगीर के बारे में क्वेश्चन पूछा भी है मित्रों। 2018 की जो सेकंड ग्रेड हुई, इसमें एसएसटी के पेपर में बारगीर जो शिवाजी के सैन्य प्रशासन का पार्ट थे, बारगीर के बारे में क्वेश्चन पूछा कि शिवाजी के सैन्य प्रशासन में घुड़सवार जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? घुड़सवार सैनिक, तो उनको बारगीर कहा जाता था। इसलिए मित्रों शिवाजी का सैन्य प्रशासन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शिवाजी की जो सैन्य प्रशासन है मित्रों, इसमें जो घुड़सवार संगठन था जिसको पागा कहा गया मित्रों, इस पागा का जो सर्वोच्च पद है वो 5 हजारी होता था। क्या कहते थे उसको? 5 हजारी। और मित्रों जो पैदल, मैंने आपको बताया पैदल जो सेना थी उसमें जो सर्वोच्च पद है वो होता था 7 हजारी। 7 हजारी। और इनको जो पैदल सैनिक होते थे इनको क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। मित्रों 5 हजारी जो घुड़सवारी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था और 7 हजारी जो पैदल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये किसके नियंत्रण में, किसके अंडर में आते थे? तो ये सरे नौबत के अंडर में आते थे। मित्रों सरे नौबत, जब हमने शिवाजी की अष्ट प्रधान के बारे में पढ़ा तो सरे नौबत का वहाँ जिक्र आया मित्रों। ये सैन्य प्रशासन संभालने वाला प्रमुख शिवाजी का अधिकारी मंत्री होता था। और ये 5 हजारी और 7 हजारी दोनों ही जो मुख्य अधिकारी थे शिवाजी की सैन्य प्रशासन के, ये दोनों इसके नियंत्रण में आते थे। अब मित्रों हम जानते हैं कि शिवाजी का जो एक तोपखाना भी था, छोटा सा एक तोपखाना था जिसमें मित्रों लगभग 200 तोपें थी। कितनी थी? 200 तोपें। ये जो तोपें थी कहाँ से ली गई थी? ये पुर्तगीज, उस टाइम पुर्तगीज जो थे हमारे भारत में आ चुके थे मित्रों। पुर्तगीज, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की ये जो तोपें हैं वो ली गई थी। मित्रों शिवाजी के पास नौसेना भी थी और नौसेना के जो केंद्र थे वो थे कोलाबा, कल्याण और भिवंडी। ये जो 3 केंद्र थे शिवाजी की नौसेना के केंद्र थे। इन्होंने शिवाजी ने नौसेना भी विकसित की थी। इसकी नौसेना वाली बात या नौसेना की जो प्रणाली विकसित करने की थी, उससे लगता है कि शिवाजी काफ़ी प्रगतिशील इंसान थे और हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। शिवाजी की नौसेना का नेतृत्व जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता था मित्रों, उसका नाम था फानोजी आयरे। क्या नाम था? फानोजी आयरे। यानी कि इनकी शिवाजी की जो नौसेना थी वो भी एक प्रशिक्षित और अच्छी योग्य सेना थी जो वक्त पड़ने पर मोर्चे को संभाल सकते थे। शिवाजी की सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे मित्रों। यहाँ हम शिवाजी के सांप्रदायिक सद्भाव के गुण को समझ सकते हैं कि उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के प्रति आदर था। अभियान के दौरान मित्रों महिलाओं और बच्चों को साथ नहीं लिया जाता था। महिलाओं व बच्चों को मित्रों
युद्ध के समय साथ नहीं लेके जाया करते थे, ये ले जाना मना था। शिवाजी के जो सैन्य अभियान थे उनमें महिलाओं और बच्चों को ले जाना वर्जित था। तो मित्रों, यही से हमें पता चलता है कि शिवाजी अपने प्रजा के प्रति कितने जो थे चिंतित थे और अपनी प्रजा की कल्याण की बात ही हमेशा सोचते थे। तो मित्रों, शिवाजी के न्याय प्रशासन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।